हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं आज फिर अपने सॉलिड स्टेट की थर्ड क्लास। कल हमने किया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने विषमदेशिकता का गुण और अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता का गुण पढ़ा था। और एग्जाम्पल्स हमने किए थे। क्रिस्टलीय ठोस का अपन ने एग्जाम्पल लिया था क्वार्ट्स और अक्रिस्टलीय ठोस का हमने एग्जाम्पल लिया था कांच। हमने ये भी पढ़ा था कि अक्रिस्टलीय ठोस में बहने का गुण होता है। उस गुण के कारण जो पुरानी हवेलियां खिड़कियां होती है उसका जो कांच है वो बहकर नीचे आ जाता है, ऊपर से पतला रह जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स को कांच में कैसे परिवर्तित किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्वार्ट्स को कांच में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो कांच में परिवर्तित करने के लिए, क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए कांच जो क्वार्ट्ज है इसको बहुत तेजी से गर्म किया जाता है। बहुत तेजी से गर्म कर बहुत तेज गर्म करके इसे एकदम से ठंडा कर लिया जाता है। जैसे इसको ठंडा किया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, कांच में परिवर्तित हो जाता है। जो इसकी एक अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है वो अनियमित हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो गया। अब अपन आगे शुरू करते हैं अपना। 1 सेकेंड। चलो भी, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जो ठोस थे उसी से रिलेटेड क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल यानी कि इकाई कोष्टिका। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, कल ये शब्द आया था तब मैंने कहा था कि हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। और इसी का ही एक और वर्ड अपन लेते हैं, यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका या फिर यूनिट सेल। हल्का सा मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया था कल ही, क्रिस्टल जालक के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में। जब हमने एग्जाम्पल लिया था आयनिक ठोस का, हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक है किसी भी जो भी ठोस बनता है, कोई क्रिस्टलीय ठोस बने तो उसकी त्रिविम के अंदर उसकी अवयवी कणों की त्रिविम में व्यवस्था कैसी है। एक नियमित व्यवस्था का होना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक जिससे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, यूनिट से मिलकर बनता है, उसे क्या कह देते हैं? इकाई कोष्टिका। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले लें कि ये अपन ने एक क्यूब ले लिया, ये क्यूब ले लिया भाई अपन ने। ऐसे ही काफी सारे क्यूब को अगर अपन जोड़ दें, ऐसे काफी सारे क्यूब्स को अगर अपन जोड़ दें तो ये एक जाल बन जाएगा। इसी जाल को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। और ये वो क्यूब है सबसे छोटा क्यूब है जिसको अपन ने लिया था भाई, शुरू में लिया था। तो इसी से ही हम क्या कह देंगे? यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका। और ऐसी काफी सारी यूनिट सेल से जो मिलकर बनेगा उसे क्या कह देंगे? क्रिस्टल जालक कह देंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अवयवी कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था से जो क्रिस्टल बनता है उसे क्या कह देते हैं? क्रिस्टल जालक कह देते हैं। और अगर अपन इकाई कोष्टिका की बात करेंगे तो इकाई कोष्टिका में कह देंगे कि वह सबसे छोटा भाग जो सभी दिशाओं में पुनरावर्त होकर यानी कि रिपीट होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, उसे क्या कह देते हैं? इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल। चलो भी आगे शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। ये समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट अपना टॉपिक है
क्रिस्टल जालक के पैरामीटर, ये अपन कह दें, सॉरी क्रिस्टल जालक के नहीं, क्रिस्टल जालक की तो हम बात ही नहीं करेंगे, कभी भी बात करेंगे हम इकाई कोष्ठिका की बात करेंगे, क्योंकि हमें जब स्टडी करनी होती है तो हम उसका सबसे छोटा पार्ट लेकर चलते हैं, कोई बड़ा पार्ट नहीं लेते, उसका छोटा पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट सेल क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है जो उसे पूरे क्रिस्टल जालक को रिप्रेजेंट करती है, पूरे क्रिस्टल जालक को क्या करती है भाई, रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, यूनिट सेल, तो पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर है कि देखो अपन ने ये ली यूनिट सेल, अपन फिर वही क्यूब लेंगे, ये यूनिट सेल ले ली भी हमने, ठीक है। इसमें पैरामीटर कौन कौन से हो जाएंगे, अगर हम इस अवयवी कण को मानकर चलते हैं, इस अवयवी कण से, तो देखो एक तो होगी इसकी लंबाइयां जिसको कह देते हैं अक्षीय दूरियां, ठीक है भाई, अक्षीय दूरियां जिनको हम कह देते हैं एक्सिस, और ये क्या होंगे अपने एंगल्स, इनको क्या कह देंगे हम, कोण, अक्षीय कोण, एंगल। तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो इसकी जो अक्षीय दूरियां होती है, अक्षीय दूरियों को हम किससे लेते हैं, ए बी और सी से, ए बी और सी से, और अक्षीय कोण को अल्फा बीटा और गामा से। अब देखो जो अक्षीय दूरियां हैं वो तो क्या है अपनी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, और जो अक्षीय कोण है अपने एंगल है वो है अल्फा बीटा और गामा। इसको नोट कर लो भी थोड़ा सा, आगे अपन इसके क्रिस्टल के टाइप्स करेंगे जिसके अंदर सिर्फ ये अक्षीय दूरियां और एंगल ही चेंज होंगे, उसी से ही काफी टाइप के अपने पास में क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, या हम कह दें कि काफी टाइप के क्रिस्टल्स का निर्माण होगा। तो ये एक बार नोट कर लो। चलो ठीक है, कर लिया होगा नोट। अब लिखो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण या पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो फिर से अपन वही अपनी यूनिट सेल ले लेते हैं भाई। चलो ये ले लिया अपन ने, ये था अपने पास में अक्षीय कोण और ये अक्षीय दूरियां थी। उसी के अंदर आगे अपन बात करते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसका वो क्या है कि जो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु होता है, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, चाहे वो अपन ये बिंदु ले लें, ये बिंदु, ये, इसके अलावा कोई भी बिंदु, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अवयवी कण को। किसको रिप्रेजेंट करता है, अवयवी कण को। यानी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, अवयवी कण को। और इस क्रिस्टल जालक के जो बिंदु है इसे क्या कह देते हैं अपन, जालक बिंदु। इस बिंदु को क्या कह देते हैं भाई, जालक बिंदु। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया अपना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है भाई कि जो जालक बिंदु होते हैं उनको सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, इनको किससे जोड़ा जाता है, सीधी रेखा के द्वारा। बीच में कोई ट्विस्ट नहीं डालते, एकदम सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को, या हम बात कर लें किसी भी बिंदु को आपस में जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, सीधी रेखा के द्वारा जोड़ेंगे। और जब इन सभी को जोड़ लिया जाएगा तो इससे क्या निर्माण हो जाएगा भाई, ये क्या बन गई, फेस बन गई, ठीक है भाई। किसका निर्माण हो गया, एक फेस का। और दो फेस के बीच में किसका निर्माण हो गया, एक किनारे का, यानी कि एज का। यानी कि ये जो हम सभी जब जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ लेंगे उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा भाई, फेस का, फलक का, जिसको क्या कहते हैं, फलक। फलक का निर्माण हो जाएगा। और दो फलक
का जब निर्माण होगा, उनको जब अपन जोड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, किनारे का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम रूम की बात करें, रूम के अंदर कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं। 4 तो साइड वाली दीवारें होगी, एक छत वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर अपन बात करें किनारों की, तो किनारे कितने होते हैं भाई, रूम क्यूब की तरह होता है। तो क्यूब, यहाँ पे हम क्यूब का एग्जांपल ले रहे हैं। तो किनारों की अगर अपन बात करें तो कितने किनारे होते हैं भाई, 12 किनारे होते हैं। देखो 4 नीचे हो गए फर्श वाले चारों किनारे, 4 छत वाले चारों किनारे, 8 और 4 किनारे कौन से हो गए भाई, साइड वाले चारों किनारे हो गए, ठीक है। तो कितने किनारे हो गए, 12 किनारे। कॉर्नर कितने होते हैं भाई, कॉर्नर की बात करें अगर अपन तो कितने होते हैं भाई कॉर्नर, या हम कह दें कोनों की बात करें, कोने कितने होते हैं, 8। 4 तो ऊपर वाले छत के ऊपर कोने हैं भाई, और 4 कोने नीचे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। टोटल फलक कितनी होती है, फेस कितनी होती है, 6। 4 साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। किनारे कितने होते हैं, एज कितनी होती है, 12। 4 साइड वाली, 4 छत वाली और 4 फर्श वाली, होगी भाई 12 होगी। उसके अलावा अपन बात करें कोने कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। चलो ये हो गया भाई, ये था अपना ऐसे। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट अपना हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है भाई कि फलक भी हो गया अपना और किनारे भी हो गए, ठीक है। और ज्यामिति इनकी कैसी होगी, जो ज्यामिति होगी वो किसके द्वारा निर्धारित होगी, ये जो जालक बिंदु है इन्हीं के द्वारा। ज्यामिति का निर्धारण किसके द्वारा होगा, जब हम ये अवयवी कण है या जालक बिंदु कितनी दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, या इनकी लंबाई कितनी है, अक्षीय दूरियों की लंबाई का भी हमें किससे पता चलेगा, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही पता चलेगा, ठीक है भाई। तो इससे ज्यामिति का निर्धारण भी किससे होता है, जालक बिंदु से होता है, यानी किससे, अवयवी कणों की या जालक बिंदु के आधार पर किसका निर्धारण होता है, जालक बिंदु के आधार पर ज्यामिति का। इसके अलावा अपन ने इसमें किसकी बात की, फलक कितने होते हैं भाई, 6। किनारे कितने होते हैं, 12। कॉर्नर कितने होते हैं या कोने कितने होते हैं, 8। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसे फिर से बता दूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं फिर से ये करवा दूंगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। चलो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार के कितने प्रकार के तंत्र बनते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें हम पहले बात करते हैं जो इकाई कोष्ठिकाओं के आधार पर, जो इकाई कोष्ठिकाओं के प्रकार की बात करें कि इकाई कोष्ठिकाएं मूल रूप से कितने टाइप की होती है, या यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो प्रिमिटिव, या हम बात कर लें सिंपल, और इसे हम कह देंगे हिंदी में, इसे हम कह देंगे आध्याय, आध्याय या सरल एकक कोष्ठिका, आध्याय या सरल एकक कोष्ठिका। और सेकंड जो अपनी होती है, सेकंड की अगर अपन बात करें वो होती है अपनी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, या हम इसको कह देंगे केंद्रीय एकक कोष्ठिका, केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है भाई। हिंदी में क्या कह देंगे, केंद्रीय एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉर्मली हम यही वर्ड यूज में लेंगे, ये काफी आज्ञा काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, आगे इसको आगे और डिफाइन करेंगे सेंटर्ड वाले को, उसमें फिर से यही वर्ड्स आते हैं, तो हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज में करेंगे, प्रिमिटिव, सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है भाई।
तो प्रिमिटिव की अगर अपन बात करें तो प्रिमिटिव कौन सी होती है कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण है वो सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कोनों पर, 8 कोनों पर। ठीक है भाई, तो इसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, सिर्फ कहाँ पर होते हैं भाई, कोनों पर। कितने हो गए यानी कि इसमें अवयवी कण, 8 अवयवी कण होते हैं। लेकिन टोटल अगर अपन काउंटिंग आगे करेंगे अपन इसकी भी, प्रत्येक के हिस्से के आधार पर डिपेंड करता है कि कुल कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होते कितने अवयवी कण, कहाँ कहाँ पर होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं। उसके बाद में सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल आगे 3 प्रकार की होती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड को फलक केंद्रित कह देंगे, बॉडी सेंटर्ड को फिर से वही क्या कह देंगे, अंतः केंद्रित। ठीक है, और जो एंड सेंटर्ड है उसे अंत्य केंद्रित। ये अंतः केंद्रित, ये अंत्य केंद्रित, हम उसको यूज में नहीं लेंगे, हम ये लेंगे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कहाँ पे होंगे, देखो भी तीनों के अंदर ही कोनों पर तो होंगे ही होंगे। कहाँ होंगे, कोनों पर तो होंगे ही, इसमें भी कोनों पर होंगे, उसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। फेस सेंटर्ड का मीन्स क्या है कि कोनों के अलावा कहाँ पर है, सभी फेस पर, सभी फलकों के ऊपर भी है, कोनों पर भी है और फलक पर भी है। उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड की अगर अपन बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में कोनों के अलावा कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में। कहाँ पर है, मिड में, या हम करें कि क्यूब के बिल्कुल बीच में। जैसे रूम है अपना, रूम के बिल्कुल बीच में। बीच का मतलब ऐसे नहीं कि उसको नीचे रख दिया, नीचे रख दिया दैट मीन्स उसको फलक पे रख दिया। कहाँ पे रखना, जैसे कि ये रूम है, रूम के बिल्कुल यहाँ करके बीच में। ठीक है भाई, बीच में व्यवस्थित कैसे होगा वो, देखो बीच में अगर हमने उसे व्यवस्थित करना है तो बीच में व्यवस्थित करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको जो बड़े कॉर्नर वाले हैं, जो अपने पास में अवयवी कण है कोने वाले, वो जो अवयवी कण है वो कहाँ कैसे होने चाहिए, थोड़े से साइज में बड़े होने चाहिए। जैसे कि अपन बात करें कि कोई रूम है, ठीक है भाई, कोई क्यूब है अपने पास में, मान लो इतना क्यूब है, उसके ये कॉर्नर हो गए, तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तभी ये बीच में रह पाएगा अगर ये बड़े होंगे तो। 4 ऊपर आगे और 4 नीचे आगे बड़े बड़े, और एक बीच में ये लटका हुआ रह गया। ठीक है भाई, तो ये हो गए भाई। उसके बाद में आगे बॉडी सेंटर्ड। अब अपन बात करते हैं एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड में कहाँ होता है, कोनों पर होता है, और उसके अलावा भाई कहाँ पर हो जाएगा, कोनों के अलावा ये हो जाएगा भाई एक दोनों फेस के ऊपर, आमने सामने की फेस के ऊपर। जैसे कि मान लो एक छत पर हो गया और एक नीचे हो गया, 4 कोनों पे, 8 कोनों पे हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आगे। इसको मैं तुम्हें सभी को बना के बताती हूँ कि ये क्यूब के अंदर कैसे दिखेंगे। ठीक है भाई, यानी कि अपना जो प्रिमिटिव है वो कैसा होगा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो इसमें पहले देखो, अगर हम क्यूब की बात करें, इसी को समझा रही हूं मैं, इसको बताने के लिए देखो, ये अपना क्यूब है, ये क्यूब हो गया भाई। इसमें जो अवयवी कण है कहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। देखो जब ये अवयवी कण है, मैंने ये बनाए छोटे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, इतने छोटे नहीं होंगे ये, सिर्फ कोनों। देखो कभी भी अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो अपना मैक्सिमम जगह लेके चलेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस लेके चलेंगे। तो ये अवयवी कण बड़े होंगे, यानी कि एक इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा। समझ में आ गया ऊपर वाले फेस का। ठीक है भाई, तो ये हो गए भाई 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, 8 हो गए कोनों पे। ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड की अगर अपन बात करें तो ये हो गया अपना क्यूब, इसमें ये हो गए 8 तो कोने हो गए, उसके अलावा ये फेस होगी, इसके सामने की ये फेस होगी, ये फेस होगी, इसके नीचे की ये होगी, ये सामने वाली फेस और ये पीछे वाली फेस। ये फेस पे ये रहा और इस वाली फेस पे ये रहा।
ठीक है भाई, कितने हो गए 8 कोनों पे, और 1 2 3 4 5 और 6 इसके फलक के ऊपर, फेस के ऊपर। बॉडी सेंटर्ड की बात करें, वो मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके बता दिया था वैसे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड की अपन अगर बात करें तो ये हो गया भाई 8 तो कोनों के ऊपर और एक बिल्कुल बॉडी के बीच में। बॉडी सेंटर्ड का मीन्स बॉडी के बीच में, रूम के बिल्कुल बीच में, ठीक है, नीचे और ऊपर नहीं, बिल्कुल बीच में। उसके बाद में एंड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। एंड सेंटर्ड में ये यूनिट सेल ले ली अपन ने, ये हो गया 8 तो कोने हो गए भाई, और उसके अलावा कोई भी दो आमने सामने की फेस, कोई भी दो आमने सामने की फेस, मैं यहाँ पर ऊपर नीचे वाली फेस ले रही हूँ, ये ऊपर वाली होगी और ये नीचे वाली होगी। समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। चलो भी आगे चलते हैं। अब अपन आगे हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र की। देखो ये अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, एंगल से मैंने पहले भी बताया था कि इससे अपने क्या बनेंगे, अलग अलग तरह के क्रिस्टल तंत्र बनेंगे, ठीक है। तो इसी को आगे अपन शुरू करते हैं। देखो अभी पहला है क्यूबिक, घनीय। वो हम जब से शुरू किया है क्रिस्टल तंत्र तब से वही कर रहे हैं। घनीय कैसा होगा भाई, कर चुके हैं अपन। कैसा होगा, अक्षीय दूरियां भी बराबर और अक्षीय कोण भी बराबर, ऐसा ही होगा। यानी कि ए बी सी भी बराबर, और अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। घनीय के अंदर यही होगा, ठीक है भाई। ए बी सी भी बराबर और अल्फा बीटा गामा कितने, 90 डिग्री के। हो गया घनीय। आगे अपन सेकंड शुरू कर रहे हैं। घनीय हो गया होगा भाई क्यूबिक। सेकंड है अपना, सेकंड अपन लेंगे हेक्सागोनल, या अपन बात करें टेट्रागोनल, जिसको अपन कह देते हैं द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। टेट्रागोनल इसको क्या कहते हैं भाई, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय। ये मैथ्स में करते हैं भाई अपन, ठीक है, छोटी क्लासेस में करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम क्रिस्टल तंत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। इसमें भी क्या होता है भाई, चतुष्कोणीय, यानी कि होंगे कोण तो कितने डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के ही होंगे, लेकिन एक लेंथ बढ़ जाएगी। ये कुछ बनने में दिक्कत हो सकती है, बाकी मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और ए और बी दोनों तो बराबर हैं, लेकिन सी की लंबाई क्या है, ज्यादा है, सी की लेंथ ज्यादा है। इसके पैरामीटर कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वस टू बी इज इक्वस नॉट इक्वस टू सी, यानी ए और बी तो बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नहीं है, सी की लेंथ ज्यादा है। और अल्फा बीटा गामा हमें पता ही है कितनी है भाई, 90 डिग्री। हो गया भी सेकंड वाला भी टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय। अब अपन थर्ड कर रहे हैं। थर्ड है अपना ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम कह देते हैं समचतुर्भुजी। समचतुर्भुजी समचतुर्भुजी ऑर्थोरोम्बिक। देखो इसमें अल्फा बीटा गामा तो होंगे भाई 90 डिग्री के, लेकिन ए बी सी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। जैसे अपन ने
ये ले लिया। ठीक है भाई, ये लेंथ थोड़ी सी ज्यादा कर दो। ठीक है, ये लेंथ अलग होगी भी, ये अलग होगी, ये अलग होगी और ये अलग होगी। ए बी सी, अल्फा अल्फा बीटा गामा। तो देखो ए बी सी की अगर अपन बात करें, तीनों ही क्या है, नॉट इक्वल्स, ए नॉट इक्वल्स बी नॉट इक्वल्स सी, और अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री के हैं भाई, 90 डिग्री के। समझ में आ गया भाई, यानी कि ये तीनों लेंथ है वो तो क्या होंगी, अलग अलग, और ये कितने डिग्री के होंगे, एंगल 90 डिग्री के होंगे। तीन हो गए अपना। चौथा अपना है षटकोणीय या हेक्सागोनल, षटकोणीय या हेक्सागोनल। षटकोणीय या हेक्सागोनल वैसा ही होगा जैसे कि भाई वो बावड़ियां होती है जो इधर राजस्थान में जैसलमेर की तरफ जाती हैं, तो उधर वो होती है ना बावड़ियां, वो डिगियां सी होती है, वो हेक्सागोनल होती है, मतलब कि 6 बुझाएं सी होती है उसकी, यूं बेंजीन की तरह। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट कितने नंबर है भाई, 4 नंबर हो जाएगा, 3 इससे पहले कर चुके हैं अपन। फोर्थ अपना हेक्सागोनल षटकोणीय, गोनल या षटकोणीय। चलो भी इसको करते हैं हेक्सागोनल या षटकोणीय को करेंगे। हेक्सागोनल के अंदर क्या होगा भाई, जो ए और बी होंगी वो तो क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन जो सी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, वो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। और अल्फा बीटा गामा की बात करें अगर अपन, तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के और गामा कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। ये हो गया। इसको जोड़ते हुए चलेंगी भाई, ऐसे हो जाएगा, ये पीछे से और जुड़ जाएगा भाई। तो मैंने एक बार आगे आगे वाला पोर्शन बनाया है, इसको पीछे से ये वाला देखो मैं ऐसे ऐसे जोड़ देती हूँ, ये पीछे वाली है ना। ठीक है भाई, चलो अब हम इसमें बात करें तो A इक्वल्स B और ये C क्या हो जाएगी, अलग लेंथ की हो जाएगी भाई। C की लेंथ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसको लाके इसके साथ जोड़ो भाई, इसको नीचे जाने दो, ये हो जाएगा। अरे दोबारा से बनाना पड़ेगा डायग्राम। समझ तो गई होगी भाई, वो जो डिग्गियां सी होती है जो बनी हुई, जैसा वैसा ही है कुछ सिस्टम इसका। एक नीचे बेंजीन बना दो, आपस में जोड़ दो। चलो ठीक है भाई, इसको तो जोड़ दो इसके साथ, नीचे जाने दो इसको, इसके साथ, और इनको जोड़ दो इसके साथ। हो गया भाई, ये तो इनके साथ और ये नीचे चला गया। ठीक है भी, इस तरह की बन जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। तो मैं पूरे को ना समझा के इसमें अपन इस वाले को इरेज कर दो एक बार। ये इतना ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर अपन बात करें, ये वाला ले लेते हैं, इसमें ये सी मान लेते हैं, यही हो जाएगी, सी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस अवयवी कण से ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो क्या है भाई, बराबर है। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसके अलावा अपन अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा बीटा और ये वाला कौन सा अपना गामा, तो गामा कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो हो जाएंगे अपने 90 डिग्री के,
और गामा अपना हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है भाई, हेक्सागोनल के अंदर था, समझ में आ गया होगा। ये लेंथ और ये लेंथ तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जो ये वाली लेंथ है सी वाली, वो क्या है, दिख ही रही है भाई, ये लंबी होगी। और उसके अलावा अल्फा बीटा कितने डिग्री की, जो लंबे वाले से जाएंगे तो उससे तो दोनों तरफ कैसे होंगे, 90 डिग्री के। और जो अंदर वाला पोर्शन रह जाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। चलो ये हो गया। अब अगर नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ अपना है हेक्सागोनल हो गया था अपना। सिक्स्थ अपन शुरू कर रहे हैं अपना रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में भी क्या होगा, तीनों लेंथ भी इक्वल होंगी और अल्फा बीटा गामा भी कितने डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के होंगे। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, उनके अंदर मतलब कि होंगे तो कौन तो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन उनका सिर्फ लगने का सीक्वेंस अलग हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल को अपन कहते हैं त्रिकोणीय। रोम्बोहेड्रल को क्या कहते हैं, त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है भाई, रोम्बोहेड्रल त्रिसमन्ताक्ष, ये ऐसे बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर, ठीक है भाई, इस तरह से टेढ़ा जाता हुआ, थोड़ा सा टेढ़ी जाती हुई ये वाली जो अपनी हो जाएगी, ये थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। बस इसके लगने का सीक्वेंस अलग हो जाएगा। बाकी कैसी होगी, तीनों इक्वल, अल्फा बीटा गामा भी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री होंगे, त्रिसमकोणीय। हो गया अभी फिफ्थ। साथ साथ में नोट तो करते हुए जा ही रही होगी भाई। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, या जिसको कहते हैं एकंताक्ष। मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष। सिक्स्थ है अपना मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष। इसमें भी क्या होगा भाई, ए नॉट इक्वल्स बी नॉट इक्वल्स सी, और अल्फा बीटा और गामा तीनों भी नॉट इक्वल्स। ठीक है भाई, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स, ए जो ये अपना अल्फा गामा है ये भी क्या हो जाएंगे, गामा के नॉट इक्वल्स हो जाएंगे। अल्फा बीटा तो हो जाएंगे गामा के नॉट इक्वल्स हो जाएंगे। ये 90 डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री का नहीं होगा। ये भी कैसा होगा भाई, इसको ऐसे बना लो। और इसके अलावा इसमें अपन थोड़ा सा इसको यूं करते हुए, ये थोड़ा सा यूं टेढ़ा करते हुए, तीनों की लेंथ अलग अलग होगी। एक बार इसको बना लेते हैं, इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाकर, और इसकी, हाँ इसकी लेंथ को भी थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ये इस तरह से। ठीक है, तीनों अलग अलग होगी, ये ज्यादा लंबी होगी, ये अलग होगी और ये अलग होगी। तीनों लेंथ क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। और इनके एंगल अल्फा बीटा तो जो इसके ऊपर है वो तो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, और ये नॉट इक्वल्स 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री की है, और जो गामा है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट अपना जो है वो है ट्राइक्लिनिक त्रिंकाक्ष। ट्राइक्लिनिक सेवंथ अपना है ट्राइक्लिनिक त्रिंकाक्ष। इसमें भी ए नॉट इक्वल्स बी नॉट इक्वल्स सी एंड अल्फा नॉट इक्वल्स बीटा, सॉरी अल्फा एंड गामा 90 एंड बीटा नॉट इक्वल्स, सॉरी अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स 90 डिग्री।
ठीक है भाई, कुछ भी इक्वल नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक की अगर अपन बात करें तो ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या हो जाएगी, जो लेंथ होंगी वो भी अलग अलग हो जाएगी, और ये देखो, ठीक है भाई, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, और ये अलग है, और इनकी एंगल भी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए चलेंगे भाई, ऐसे करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हुए चलेंगे, तो इनकी जो एंगल है वो भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है भाई, ये अपने तीनों हो गए। इसके अलावा इनको अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, तो वो ट्रिक मैं तुम्हें कल बताती हूँ। आगे का पोर्शन अपन कल करेंगे, इसको याद करने का तरीका, इसके अलावा इसके ब्रेवेज अलग कितने बन सकते हैं वो सब अपन कल की क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो तुमसे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।